हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं सिंपल प्रोग्राम किस तरीके से हम लिख सकते हैं जावा। लेट्स मूव ऑन। बात करते हैं वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स की। तो जावा में वेरिएबल्स के साथ कैसे काम करना है, डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स कैसे यूज करेंगे, वो सब। ओके, राइट राइट। Variable. So what is variable in Java? So when we are talking about variable in Java, a Java variable is a piece of memory that can contain a data value or an object's reference. Every variable have the data type associated with it. This association is done at when the variable is get declared, and type of variable will never be changed throughout the program. ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, जो जावा है वो एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, और क्योंकि स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है इसलिए जो भी आप एक बार एसोसिएट कर देंगे कोई भी टाइप किसी वेरिएबल के साथ तो वो चेंज नहीं किया जा सकता। सिंटेक्स क्या रहेगा? सिंटेक्स रहेगा लाइक डेटा टाइप आपने यूज करना है सबसे पहले, जो भी आप डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, ठीक है। डेटा टाइप को स्पेसिफाई करने के बाद फिर आप बता सकते हैं उसका वेरिएबल नेम, ठीक है। एनी ऑफ द वेरिएबल नेम इज अ यूजर गिवन नेम फॉलोड बाय द रूल एंड कन्वेंशन जो कि जावा में दिए गए हैं। ऑलराइट, ठीक। गिवन अ डेटा टाइप व्हाइल डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इज मस्ट। तो जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसका डेटा टाइप देना जरूरी है। तो टाइप ऑफ डेटा टाइप, कितने टाइप के डेटा टाइप्स हमारे पास हैं, कहाँ कहाँ हम डिक्लेयर करते हैं डेटा टाइप्स को बेसिकली। तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं एक नॉन स्टैटिक फील्ड जिसे हम इंस्टेंस मेंबर बोलेंगे, क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। एक नॉन स्टैटिक यानी कि इंस्टेंस मेंबर जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल रहेगा, ऑब्जेक्ट मेंबर कहलाएगा। स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक फील्ड जो कि क्लास मेंबर कहलाता है। हर एक क्लास के लिए वो एक मेंबर अवेलेबल रहेगा। थ्रू आउट ऑब्जेक्ट्स वो कॉमन वेरिएबल अवेलेबल रहेगा। अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कोई कॉमन डेटा शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्टैटिक मेंबर्स को यूज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अभी स्टैटिक को आगे डिटेल में समझेंगे। लोकल वेरिएबल्स आर द वेरिएबल व्हिच आर बीइंग डिफाइंड विद इन द फंक्शन इटसेल्फ। तो फंक्शन के अंदर अगर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया है तो उसे हम कहेंगे लोकल वेरिएबल। Parameter variables are the variables which have been used to supply values from calling function to called function as arguments। तो वो है पैरामीटर वेरिएबल। तो जब आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने के साथ जो आप वेरिएबल देते हो, सपोज आप एक सम फंक्शन डिफाइन करते हो, उसमें आप दो आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, दो नंबर्स उसे मिलने चाहिए, तो वो जो दो आप वेरिएबल वहां डिफाइन करेंगे दोज आर नोन एज पैरामीटर्स, ठीक है। These variable can be value type और reference type। ये variable value type या reference type हो सकते हैं, ठीक है। value type जिसमें आप सीधा value रख सकते हैं, और reference type जिसमें कि आप कोई reference रखते हो किसी object का, ओके। Some naming rules in Java for variable are Java is a case sensitive language, that is in Java small a and capital A will be treated as two different variables, ठीक है। केस सेंसिटिविटी से मतलब है, जो केस है मतलब आप यहाँ पे जो वेरिएबल बनाएंगे दोज वेरिएबल शुड बी इन स्मॉल और कैपिटल। जो भी आप रख रहे हो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कोई वेरिएबल को स्मॉल में डिक्लेयर करते हो तो आप उसे स्मॉल में यूज कर सकते हो, कैपिटल में डिक्लेयर करते हो तो कैपिटल में यूज कर सकते हो। इवन आप जैसे यहाँ देख रहे हो एक स्मॉल ए है जिसे हम लोअर केस लेटर बोलेंगे, और एक कैपिटल ए है जिसे हम अपर केस लेटर बोलेंगे। तो अगर हमने स्मॉल यानी कि लोअर केस में कोई वेरिएबल डिफाइन किया है तो वो लोअर केस वेरिएबल लोअर केस में ही फर्दर यूज होगा, और अगर हमने किसी को अपर केस यानी कि कैपिटल में डिफाइन किया है तो वो फर्दर कैपिटल में ही यूज होगा। और इसी तरीके से जो प्री डिफाइन जितने भी हम एलिमेंट्स को यूज करेंगे, चाहे वो क्लास नेम्स हो या वेरिएबल्स हो या फंक्शन नेम्स हो, उन सब में भी आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वे नेम है उनमें कैपिटल स्मॉल कहाँ पे कैसे देना है, ओके। देखते हैं इसके लिए क्या करना है। It should start with letter underscore और a dollar sign only। जो भी आप वेरिएबल बनाएंगे वो या तो एक लेटर से यानी कि ABCD कैपिटल स्मॉल कैसे भी, या फिर एक अंडरस्कोर या फिर एक डॉलर साइन से ही स्टार्ट हो सकता है, followed by any number of letters, dollar sign,
your underscore sign, or even your numbers can be there, right? Any number of numbers or letters can be there. वेरिएबल नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड, ये ध्यान रखिएगा, कीवर्ड नहीं हो सकता कोई वेरिएबल नेम, ठीक है? जैसे कि इंट एक कीवर्ड है, इफ एक कीवर्ड है, वॉइड एक कीवर्ड है, तो भी आगे हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स के बारे में भी। तो कीवर्ड्स हम जो है यहाँ पे एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते, ठीक है? तो ये कुछ एग्जांपल हैं करेक्ट वेरिएबल नेम के। सो नेम नंबर num1, लाइक दूसरा नेम है से नंबर 1, ठीक है? इसमें बीच में हमने अंडरस्कोर लगाया है, यहाँ पे स्पेस भी आप नहीं लगा सकते। अगर आप इस अंडरस्कोर की जगह स्पेस लगाएंगे तो भी सिस्टम एरर शो करेगा, ध्यान रखिएगा। ये अंडरस्कोर तो हो सकता है बट स्पेस नहीं हो सकता, ओके? तो ध्यान रखिएगा इस चीज का भी, ठीक है? स्पेस भी वेरिएबल नेम के बीच में अलाउड नहीं है, ठीक है? कोई भी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट underscore and dollar is not allowed at all in the name of a variable in Java. All right. Okay. Now, डेटा टाइप समझना भी यहाँ बेहद ज़रूरी है जावा वेरिएबल्स के लिए, क्योंकि हमने बात की थी कि जावा में जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए डेटा टाइप देना बेहद ज़रूरी है। इट्स मस्ट टू गिव अ डेटा टाइप व्हाइल डिक्लेयरिंग अ जावा वेरिएबल। तो जावा में जो डेटा टाइप है वो क्या है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमने अभी डिस्कस किया ही था कि जावा एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, और क्योंकि स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है तो हमें जब भी कभी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा तो उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना जरूरी होगा, वो आप स्किप नहीं कर सकते। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन जावा। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो इंटीजर, रियल नंबर, कैरेक्टर और बूलियन हो सकते हैं, एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो कि एरेज, स्ट्रिंग एक्सेट्रा, जो कि आपकी क्लास टाइप भी आप जिन्हें कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप भी आप जिन्हें कह सकते हैं, वो हो सकते हैं। So let's see what are the primitive types we have. So we have these primitive types like character category, जिसमें char एक कीवर्ड है, सिंगल 2 बाइट स्पेस लेता है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, और ये यूनिकोड एनकोडिंग को फॉलो करता है। इसके बाद आप बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर कैटेगरी में भी आपके पास में ये 3 वेरिएंट अवेलेबल है, बाइट, शॉर्ट, सॉरी 4 वेरिएंट्स आर देयर। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। बाइट जो कि 1 बाइट लेगा, ठीक है? शॉर्ट जो कि 2 बाइट लेगा मेमोरी में, इंट जो कि 4 बाइट लेगा, और लॉन्ग जो कि 8 बाइट्स मेमोरी में लेगा। फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट और डबल 2 वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है। फ्लोट में हम 4 बाइट्स का साइज हमें मिलता है तो 4 बाइट लॉन्ग डेटा स्टोर कर सकते हैं, और लॉन्ग में हमें 8 बाइट का साइज मिलता है तो 8 बाइट लॉन्ग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जावा में हमें एक स्पेशल बूलियन टाइप भी मिलता है जिसका कीवर्ड बूलियन ही है। तो बूलियन टाइप में आप सीधा ट्रू फॉल्स यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ भी है मैंने। फॉल्स इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, तो ट्रू और फॉल्स आर द कीवर्ड जो कि स्मॉल में आप लिख सकते हो सीधा ट्रू एंड फॉल्स, ओके? राइट, इसका कोई साइज एज सच डिफाइन नहीं है, डिपेंड्स ऑन द JVM, right? Okay, next one is your non primitive data types. Non primitive data types में आप किसी भी क्लास टाइप को रख सकते हैं, कोई भी क्लास का नाम, जैसे स्ट्रिंग आप ले रहे हो, स्कैनर आप ले रहे हो, सिस्टम ले रहे हो, अगर आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो आपका प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप कहलाएगा। तो वहां पे जो कीवर्ड है वो खुद क्लास का नाम है, ठीक? और उसका जो वेरिएबल होगा वो एक रेफरेंस वेरिएबल कहलाएगा, जिसमें रेफरेंस रखा जाएगा किसी ऑब्जेक्ट का, जो कि उस क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट होगा जिस क्लास का आप रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जो हम ऑलरेडी ऑब्जेक्ट वाले सेक्शन में देख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो 2 पार्ट में काम होता है, एक बार रेफरेंस वेरिएबल बनता है, फिर एक बार ऑब्जेक्ट बनता है, जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है फिर रेफरेंस वेरिएबल को सेट कर दिया जाता है। एंड फर्दरमोर हम पूरे प्रोग्राम में रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? यहाँ पर जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी किसी भी रेफरेंस वेरिएबल की, वो रहेगी नल, राइट? Now, let's see how to declare, initialize and assign values to variable in Java. ठीक है, तो जैसे कि भी हम बात कर रहे थे कि different type of variable can be there in Java, जैसे एक था आपका इंस्टेंस मेंबर, एक था स्टैटिक मेंबर, एक था आपका लोकल वेरिएबल और एक पैरामीटर। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे लोकल वेरिएबल की। हम मेन के अंदर काम कर रहे हैं, जो लास्ट हमने प्रोग्राम देखा था, सिंपल प्रोग्राम, उसी को ही हम बेसिकली कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज हम एक क्लास बना रहे हैं, टेस्ट क्लास। अब देखिए यहाँ बनाने का भी तरीका एक बारी, जब आप क्लास बना रहे हैं तो आप क्या करें,
एक ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए पहले और उसका ब्रैकेट साथ के साथ क्लोज कर दीजिए। तो अगर आप ये फंडा फॉलो करेंगे तो आपके लिए काम करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, देन गेट बैक टू द मिडिल रो और एक टैब वहां पे लगा दीजिए जिससे कि ये इंडिकेट करेगा इंडेंटेशन कि आप अभी क्लास के अंदर हैं, क्लास डेफिनेशन के अंदर हैं। यहाँ पे डिफाइन करना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, राइट। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कौन सी चीज क्या है। अभी देखिए हमने फंक्शन मेन के लिए भी पहले से ही ये ब्रैकेट्स लगाकर रख दिए, राइट। तो अभी यहाँ पर हमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करना है। जैसे सपोज अभी हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं। देखिए इसमें भी हमने क्या किया है, हम यहाँ आ चुके हैं मेन के अंदर, तो हमने यहाँ से एक टैब लगा दिया है इन वाले ब्रैकेट्स के अंदर, जिससे कि अब जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो मेन में है, ऐसे हम क्लियरली देख सकें, समझ सकें, राइट। और कोई और भी, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन आप फॉलो कीजिए। हालांकि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम चलेगा नहीं, आपका प्रोग्राम एरर देगा। आप एक लाइन में भी पूरा प्रोग्राम लिख देंगे तो भी आपका प्रोग्राम रन करेगा। बट अगर आप ऐसा लिखेंगे तो रीडेबिलिटी बेटर हो जाती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी बेटर हो जाती है। तो लेट्स सी हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। से आपने एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर एक्स। दिस इज हाउ यू कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेटा टाइप, जो भी हमने देखे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में से कोई अभी हम यूज कर रहे हैं। तो इंट हमने यूज कर लिया और ये आपने एक्स यहाँ पे ले लिया, उसका नाम, जो कि कोई भी यूजर डिफाइंड नेम हो सकता है, फॉलोड बाय द रूट्स, राइट। ओके, अगर हमें एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे जितने वेरिएबल भी हम डिक्लेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। एंड यहाँ डिक्लेरेशन वेरिएबल्स का कभी भी हो सकता है, पूरे प्रोग्राम में आप कभी भी आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब यूज कर रहे हैं तो उससे पहले डिक्लेरेशन हो जाना चाहिए, अदरवाइज कोई इसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कहाँ आप डिक्लेयर करेंगे। हाँ, एक चीज और है, अगर आपका एक ही टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लाइक x इक्वल x, y। हमने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करना था तो एक ही स्टेटमेंट में हमने कॉमा से सेपरेट करके दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं। ऑलराइट, व्हाट नेक्स्ट, सपोज हमें x को या y को कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो वो हम इस तरीके से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लाइक x हमने एक वैल्यू असाइन की है, x इक्वल्स टू 10, y में हमने एक वैल्यू असाइन की है, y इक्वल्स टू 20। दिस इज नोन एज द असाइनमेंट, ठीक है। अब जैसे हम चाहते हैं लिखा जाए कि असाइनमेंट है, तो आप यहाँ पे कमेंट बना सकते हैं। दिस इज नोन एज इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। तो ये डबल स्लैश आप लगाइए, उसके आगे आप जो मर्जी लिख दीजिए, तो इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन कहलाएगा, ठीक है। कमेंट्स बन जाएंगे, मतलब ये स्टेटमेंट दिखाई तो दे रही है, मैसेज दिखाई तो दे रहा है, ठीक है, बट ये एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं होगा। Okay, and this is known as the declaration. राइट, यहाँ पर हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पर हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए असाइनमेंट। ओके, और एक चीज होती है कि अगर आप डिक्लेरेशन के साथ साथ, जैसे आपने कहा कि आप एक z डिक्लेयर कर रहे हो और साथ में आप उसको एक वैल्यू पे असाइन कर रहे हो, ठीक है, तो दिस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन, राइट। तो वी आर इनिशियलाइजिंग द वैल्यू while declaring। ओके, तो डिक्लेरेशन आप कर सकते हैं, असाइनमेंट आप कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन आप कर सकते हैं वेरिएबल का एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, तो लेट्स मूव ऑन, फिर इन्हें यूज करके देखते हैं। ऑलराइट, now next is how to read, display and use the variable in Java. So let's take an example of say सम, गेटिंग सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। यूजर गिवन नंबर्स हैं दो जिनका हम सम करना चाहते हैं, तो वहां पे हमें पता लग गया कैसे रीड करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, क्या करना है। ओके, तो देखते हैं एक बार यहाँ पे पूरा कंप्लीट प्रोग्राम, ठीक है। दो वेरिएबल्स का सम करना है, तो हमने यहाँ पे दो नंबर्स डिक्लेयर कर लिए, दो वेरिएबल्स से एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं, इनको रीड करना है। तो रीड करने के लिए हम यहाँ पर एक क्लास यूज कर रहे हैं स्कैनर,
ठीक है। स्कैनर इज अ प्रीडिफाइंड क्लास, ठीक है, जिसका रेफरेंस टाइप हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो SCN स्कैन हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया, जो कोई भी नाम आप दे सकते हो, ठीक है। हमने स्कैन दिया है तो हम अपने प्रोग्राम में स्कैन को यूज करेंगे फर्दर। अभी यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट जो कि आपको पास करना होता है इसमें system.in। तो ये आपका सिंटेक्स है स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। और एक चीज का ध्यान रखना है, स्कैनर एक प्रीडिफाइंड क्लास है, तो इट शुड बिलोंग टू सम प्रीडिफाइंड पैकेज ऑल्सो, ठीक है। तो जावा में कलेक्शन ऑफ क्लासेस को, लॉजिकल कलेक्शन ऑफ क्लासेस को पैकेज कहते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे कभी। तो अभी स्कैनर क्योंकि एक पैकेज को बिलोंग करता है, अगर वो डिफॉल्ट पैकेज यानी कि java.lang जो कि डिफॉल्ट पैकेज है, जावा का डिफॉल्ट पैकेज ऑफ जावा इज java.lang, ठीक है, which does not require to import, ठीक है। अगर इसकी कोई क्लास आप यूज करो, जैसे आप स्ट्रिंग यूज करो, या लास्ट टाइम हमने यूज की थी से सिस्टम क्लास, अभी भी हम यूज करेंगे, वो सब बिलोंग करती हैं java.lang को। और java.lang को हमें स्पेशली इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन स्कैनर जो है वो बिलोंग करता है यूटिल को, तो हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? import java.util.scanner, ठीक है। तो आपको ये इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जिससे कि आप स्कैनर को यूज कर पाए। अगर आप इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो उस केस में आपको यहाँ स्कैनर में हर बार जब भी आप स्कैनर यूज करेंगे, आपको यहाँ पे प्रीफिक्स करना पड़ेगा java.util। ओके, तो बार बार हमें किसी भी क्लास के लिए उसका जो पैकेज नेम है वो प्रीफिक्स ना करना पड़े, इसके लिए हम उसकी पर्टिकुलर जो क्लास है उसको इंपोर्ट करा सकते हैं, उसके पैकेज को इंपोर्ट करा सकते हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली देखा जाए तो दिस इज द फुल क्वालिफाइड नेम ऑफ स्कैनर क्लास, फुल क्वालिफाइड नेम ऑफ स्कैनर क्लास, जिसमें java.util की हम बात कर रहे हैं। वेल, हमने हटा दिया। अभी क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। इवन अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्कैनर ना लिख करके यहाँ पर आप एस्ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। java.util.star या एस्ट्रिक आप इसे कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अभी यूटिल की किसी भी क्लास को यूज कर सकते हैं, आपको अलग अलग उसे रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंगल क्लास को इम्पोर्ट कराइए या फिर पूरे पैकेज को इम्पोर्ट करा दीजिए, ऑल योर चॉइस, राइट। वेल, अब ये हमें कैसे रीड करना है, तो पहले हम एक मैसेज दे सकते हैं, system.out.println से enter two numbers, राइट। ये आ गया हमारे पास। हमने x में वैल्यू को रखना है। अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो सारा का सारा इस तरीके से कर रहे हैं, एक लाइन में हमने यहाँ पे सारा कुछ किया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो ये आपका जो है ये सब कुछ यहाँ पे एक लाइन में इंडेंटेड है, जो कि बता रहा है कि ये मेन के अंदर लिखा गया है, ये आपका मेन है पूरा, ठीक है, जो कि आपने इस क्लास में लिखा है। तो इस तरीके से हमने इंडेंटेशन को फॉलो किया है। ध्यान रखिएगा, ये क्लास लेवल इंडेंटेशन है, ये क्लास के अंदर है और फिर ये मेन के अंदर है। तो इस तरीके से आप फॉलो करें, ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है इसकी वजह से नहीं आएंगी, इजी हो जाएगा। ब्रैकेट्स को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, जो ब्रेसेस हमने लगाए हैं बहुत प्रॉब्लम कर जाते हैं कई बार, इसलिए हम ये शुरू से ही लेकर चलेंगे। ऑलराइट, अभी x में हमें एक वैल्यू चाहिए, तो x में वैल्यू रीड करने के लिए हम यूज करेंगे scan डॉट नेक्स्ट इंट। तो देयर आर मेनी फंक्शंस इन स्कैनर क्लास, जिसमें इंटीजर रीड करने के लिए नेक्स्ट इंट फंक्शन है, ठीक है। अगर आप फ्लोट रीड करना चाहते हैं तो नेक्स्ट फ्लोट आप रीड कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रिंग रीड करना है तो नेक्स्ट लाइन आप रीड कर सकते हो। बूलियन रीड करना है तो लाइक नेक्स्ट बूलियन करके रीड कर सकते हैं। ओके, तो देखेंगे अभी इसके डिफरेंट फंक्शंस। फिलहाल इसे यूज करते हैं नेक्स्ट इंट को दो इंटीजर नंबर रीड करने के लिए। scan dot next int, right? Okay, so here we have two values in x and y correspondingly। हमारे पास दो नंबर्स अभी अवेलेबल हैं। अब इनको हमें सम करना है, तो लाइक हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया रिजल्ट। देखिए मैंने आपसे कहा था कि हम कहीं भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो
भी हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया। अब एक एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि x प्लस वाई यहाँ पर हो जाए। सिंपल ऑपरेशन, हमने एडिशन यहाँ पे कराया है, राइट। तो अभी यहाँ पर हम इसको जो रिजल्ट जनरेट हुआ है उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो हमने डिस्प्ले कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लाइक से अगर हम सीधा लिखते हैं आरईएस तो ये हमें सीधा रिजल्ट डिस्प्ले करा देगा, आरईएस की वैल्यू डिस्प्ले करा देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि रिजल्ट नंबर के साथ मतलब ये दिखाए कि रिजल्ट है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं कॉन्कैटिनेट करते हुए। तो ये हमने एक टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। इसके साथ हमने प्लस करके रिजल्ट की वैल्यू को कॉन्कैटिनेट किया है। जिस वेरिएबल की वैल्यू को दिखाना है उसे डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे, तो उसको हमने यहाँ पे अलग से प्लस लगा के कॉन्कैटिनेट किया हुआ है, राइट। तो कॉन्कैटिनेट करेंगे हम यहाँ पर और फिर ये दिखाई देगा रिजल्ट के साथ आरईएस की वैल्यू दिखाई देगी, ठीक है। डबल कोट्स में नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। या तो खाली इतना ही लिखिए और मैसेज के साथ लिखना है, तो ये तरीका है मैसेज फिर प्लस लगाकर वेरिएबल का नाम, ऑलराइट। अब इसको पहले सेव कर लेते हैं। तो हमें सेव करना है, ये ध्यान रखेंगे कि हम सेव कहाँ कर रहे हैं। हम सेव कर रहे हैं ई ड्राइव से एक जीपीएस नाम के फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। तो नॉर्मली आप जो क्लास का नाम दें वो जो उसी नाम से आप फाइल को सेव कर लीजिए, हालांकि अलग नाम से भी कर सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ पे बेटर होगा कि हम सेम नेम से इसको सेव करें। डबल कोट्स में लिख दीजिए टेस्ट डॉट जावा, इससे ये फिक्स हो जाता है कि जावा एक्सटेंशन ही ले, डॉट टेक्स्ट एक्सटेंशन नहीं ले, ठीक है। इसके लिए हमने टेस्ट डॉट जावा किया है, ऑलराइट। ये फाइल सेव हो चुकी है टेस्ट डॉट जावा के नाम से। अब हमें जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में। अब कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से सीधा ओपन पे क्लिक कीजिए। ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप उसी लोकेशन पे पहुंचेंगे जैसे हमने किया था ई जीपीएस ओपन हमने सेलेक्ट किया है फाइल में से, और जो इसका यहाँ पे इन वाला जो फोल्डर है मतलब जो ब्लॉक है उसमें आपको लिखा हुआ आ रहा है ई जीपीएस। इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ सीधा लिख दीजिए CMD। ऐसा करके आप एंटर करेंगे तो आप सीधा उसी कमांड प्रॉम्प्ट लोकेशन पे पहुंचेंगे जहां पर आपका ये फाइल अवेलेबल है। तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर फाइल ढूंढने, लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए ई जीपीएस में आप सीधा पहुंच चुके हैं, ऑलराइट। इसकी जरूरत खत्म, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर अभी हम प्रोग्राम को रन कराएंगे। प्रोग्राम को रन कराने के लिए पहले आपका जो जावा है वो उसका पाथ सेट होना चाहिए। तो पाथ सेट करने का एक तरीका ये है कि आप क्या कीजिए सेट पाथ इक्वल्स टू, ठीक है, C:/जावा, ठीक है, सॉरी C:/प्रोग्राम फाइल्स होता है। तो आप थोड़ा थोड़ा देखिए C:/PRO और टैब लगा दीजिए, ऑटोमेटिक ये पूरा प्रोग्राम फाइल्स ले लेगा, ठीक है। अभी अगर आप एक और टैब लगाएंगे तो आपके पास अगर प्रोग्राम फाइल्स के दो ऑप्शन है तो दोनों आ जाएंगे, x86 या प्रोग्राम फाइल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पे जावा को रखा हुआ है। तो हमारे वाले प्रोग्राम फाइल्स में रखा हुआ है जावा को, इसलिए प्रोग्राम फाइल्स के बाद जावा, जावा के अंदर आपको मिलेगा JDK। तो JD डैश लगा दीजिए, टैब लगाते जाइए, 2 1 3 लेटर लिखिए शुरू के और टैब लगाते जाइए। जैसे हमने पहले लिखा था केवल इतना और टैब लगाया, उसके बाद फिर हमने लिखा J टैब लगाया, फिर उसके बाद हमने लिखा /JDK या JD तो टैब लगाया, ये अपने आप आता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ /B लिखा तो बिन में आ गए हम सीधा, उसके बाद सेमीकोलन एंड डॉट, ये आप लगा सकते हैं एंड एंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। ये आपका पाथ सेट हो गया है, ठीक है। पाथ सेट करना आसान है, पूरा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, टैब लगाते जाइए अपने आप आता जाएगा। आपको शुरू का ध्यान रखना है, पहले प्रोग्राम फाइल्स होता है इसका PRO लिखना है, जावा JDK पूरा नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, JDK अपने आप जो सिस्टम में अवेलेबल है वो JDK अपने आप आ जाएगा। उसके बाद बिन अगर अवेलेबल है तो आएगा, बिन अगर अवेलेबल नहीं है JDK तो नहीं आएगा, ठीक है। तो JDK अपने आप आ गया पूरा, उसके बाद /bin आपको लिखना है, फिर सेमीकोलन डॉट, राइट। अभी सेपरेटली मैं आपको ये चीज बता दूंगा अलग से, ठीक है, कि आप कैसे पाथ को सेट करते हैं, परमानेंट पाथ को कैसे सेट करना है, सर इसको एक बार देख लेंगे। अभी फिलहाल इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। पाथ सेट हो चुका है, चेक करने के लिए आप जावा C लिखिए, एंटर प्रेस कीजिए, ठीक है। अगर ये आपको ये सारा इस तरीके से डिटेल दिखा रहा है, इसका मतलब आपका जावा का पाथ सेट हो चुका है। नाउ योर कमांड प्रॉम्प्ट और सिस्टम इज रेडी टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है जावा C एंड हमारे फाइल का नाम, ठीक है, फाइल का नाम, आई एम सेइंग फाइल का नाम जावा C test.java,
एंटर प्रेस कीजिए, ये इसको कंपाइल करेगा, अगर कोई एरर होगा तो एरर शो करेगा, अदरवाइज हमें प्रॉम्प्ट वापस दे देगा। अगर प्रॉम्प्ट हमारे पास वापस आ गया इसका मतलब हमारा क्लास है वो प्रॉपर कंपाइल हो चुका है विदाउट एनी एरर। ठीक है, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं इससे कि हमें पूरा प्रोग्राम भी दिखता रहे। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट वापस आ गया है और कोई एरर नहीं आई है। अभी इसको रन कराना है तो उसके लिए जावा और सीधा लिख दीजिए क्लास का नाम। क्लास का नाम जो आपने यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा ये जो हम नाम लिख रहे हैं वो क्लास का नाम है। ठीक है, क्लास का नाम वो जो आपने यहाँ दिया हुआ है वही नेम आप यहाँ पे यूज करते हो, सिर्फ क्लास का नाम। ठीक है, क्लास के नाम में जैसा और जो लिखा है आपने, टेस्ट लिखा है, आपने कोई डॉट नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, तो वही सेम आपको यहाँ लिखना है, जावा टेस्ट। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखने के लिए बहुत आसान है और इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ फाइल का नाम विद एक्सटेंशन होता है। ठीक है, जबकि क्लास का नाम विदाउट एक्सटेंशन होता है। तो जावा सी में आपको कंप्लीट फाइल नेम देना है, जबकि जावा के साथ सिर्फ आपको क्लास का नाम देना है। एंटर प्रेस कीजिए, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। यहाँ पे एंटर टू नंबर्स, ये दो नंबर्स हमसे मांग रहा है, हमने दो नंबर्स एंटर कर दिए 10 एंड 20, जो कि करस्पॉन्डिंग एक्स और वाई में चले जाएंगे यहाँ पर, और फिर एक्स और वाई सम होकर रिजल्ट में आएगा जो कि 30 हो गया, और रिजल्ट हमें आ गया 30, रिजल्ट इक्वल्स टू 30। ऑलराइट, so this is how you can declare a simple class or like a simple program in Java। ठीक है, जिसमें हम दो नंबर्स का सम करा रहे हैं। ठीक है, कैसे जावा के प्रोग्राम को रन कराना है, कंपाइल करना है, कैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, कैसे स्कैनर का यूज करना है, कैसे इंटीजर को रीड कराना है, कैसे उसको डिस्प्ले कराना है, ये कुछ चीजें हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम की हेल्प से देखी हैं। ओके, थैंक यू, इसको ट्राई कीजिए। सम करा है हमने, आप कुछ और सिंपल ऑपरेशंस कर सकते हैं, दो की जगह चार वेरिएबल्स ले सकते हैं, तीन वेरिएबल ले सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर और सर्कमरेफरेंसेस, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक प्रोग्राम्स आप ट्राई कीजिए और फिर नेक्स्ट में हम कुछ आगे कुछ और डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।